Hey grade 10 students, a very warm welcome to your favorite channel Byju's. My name is Kriti and I am your chemistry expert and आज का session होने वाला है सबसे ज़्यादा important session. So this session is all about 50 most important equations you cannot miss for your upcoming science board exam. अब next exam आपका science का board exam है. And I want all of you to leave no stone unturned to get full marks in science. और science में full लाने के लिए chemistry में full लाना बहुत ज़रूरी है. chemistry में full लाने के लिए equations का पता होना बहुत ज़रूरी है. Because this is what chemistry is all about. ठीक है? So 50 most important equations. बस एक ये session में आपको सारी important, जितनी भी important equations आपको पता होनी चाहिए. From the first 4 chapters, that is chemical reactions and equations, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन, ये चारों चैप्टर की कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जो हम मिस नहीं कर सकते, गलती से भी अफोर्ड नहीं कर सकते टू मिस एनी ऑफ दीज इक्वेशंस. ये सब कुछ कंपाइल कर दिया है इस एक वीडियो में. सो माय सजेशन टू यू इज बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर. तैयार हो जाओ क्योंकि एक साथ सारी इक्वेशंस प्रैक्टिस करने वाले हो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है ना. टाइम ही है जो आपके पास थोड़ा सा अभी कम है, इसलिए सारी इक्वेशंस को साथ में आपके लिए लाया गया है ताकि स्कैटर्ड वे में नहीं, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में यू आर एबल टू स्टडी एंड फोकस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रेस टू बोर्ड्स का आई वुड से फाइनल लैप है ये. जल्दी से वील हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन. क्विकली हिट द लाइक बटन. सब्सक्राइब कर लो. गलती से भी कोई सेशन अभी मिस नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले. लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद पेपर पेन के साथ तैयार रहो. एंड आई होप यू ऑल आर रेडी टू रिवाइज दीज 50 इक्वेशंस. एंड बाय एनी चांस इफ यू मिस्ड एनी ऑफ द इक्वेशंस, अगर आपने यहाँ पे नोट किया कि ये इक्वेशन तो आपने करी ही नहीं थी, इफ दैट इज द केस, इफ यू मिस्ड एनी ऑफ द इक्वेशन, देन in that case please note that down as well. Okay, so we'll go ahead, we'll start discussing all these equations and I hope you all are ready to ace the exam. चलिए one thing at a time, equations करेंगे अभी. डरना नहीं है, 50 नंबर से भी नहीं डरना है, कोई इक्वेशन नहीं आती तो भी नहीं डरना है. We still have time, we still have a couple of days. तो फटाफट से अच्छे से रिवाइज करके अपना फोकस सिर्फ इस चीज पे रखना है कि हम कैसे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके. दैट्स इट. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आप गलती से भी मिस ना करें, आपके लिए स्पेशली सेशन प्लान किया गया है. लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन इज. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. अगर आपसे इक्वेशन पूछी जाती है तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको नेचुरल गैस पता हो क्या है. तो नेचुरल गैस में मेजरली क्या प्रेजेंट होता है? मीथेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो यू नीड टू नो दैट. बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो बर्निंग हो रहा होगा. हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो कैसा प्रोसेस हुआ? दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपसे पूछी जा सकती है. Coming to the next one, keep balancing the equations on your own. ठीक है, right now in one go what we'll do, we'll discuss all the equations, but in the exam don't forget to balance as well. Reaction of potassium iodide. Now this is aqueous potassium iodide, which is this, reacting with lead nitrate. Lead nitrate. अब अगर ये फॉर्मूले नहीं आपको याद, PbNO3 whole twice Ki, ग्रेड 9 में क्रिस क्रॉस मेथड किया था बेटा, फटाफट से वो रिवाइज कर लो क्योंकि ये अगर नहीं आएगा इक्वेशन नहीं बना पाओगे. बैलेंसिंग तो फिर गलत होनी ही होनी है. सो दिस गोज विदाउट सेइंग दैट दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेड आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड एंड पोटेशियम नाइट्रेट will remain in the solution. So this is a double displacement reaction as you can see over here. It's a very common equation that is being asked in the exam. So this is something that you really need to know. We've got a precipitate of lead iodide over here. Okay, it's a precipitation double displacement reaction. Next, photosynthesis. Now a lot of you just reverse the equation at times. Photosynthesis में respiration की लिख देते हो, respiration में photosynthesis की लिख देते हो. So that's why we've got both the equations here, so that for once and all
वो आप कंफ्यूजन जो है दूर कर सको। फोटोसिंथेसिस में CO2 is reacting with H2O. Now this is happening in the presence of sunlight and of course chlorophyll. ठीक है, क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक है? क्योंकि एनर्जी in the form of sunlight is being absorbed. You need energy for this reaction to take place. So this is endothermic. Respiration is the opposite of this. So C6H12O6. You've got glucose that is breaking down in the presence of oxygen to give you CO2, H2O and energy. So this is exothermic. Just see how energy is being absorbed in case of photosynthesis and it's being released in case of respiration. ठीक है, चलिए moving on to the fifth equation, iron with steam. Now there is a catch here. They might have written iron with water. ठीक है, they might give you the question as that. You need to know that iron does not react with cold or hot water. Instead, iron reacts with steam. That is H2O in the gaseous state. Okay, चलिए रिएक्शन करा देते हैं। आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ मतलब वाटर इन द गैसियस स्टेट Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आयरन जो है कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है एंड फेरोसो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। Okay, Fe3O4 plus H2. Now formation of methanol. This is given in your book, so you need to know that. अब आपको पता है, you've done carbon, तो आपको पता है methanol है क्या। अब ये बनता कैसे है वो चैप्टर 1 में given है। So this is how all the chapters are interlinked. Methanol की फॉर्मेशन के लिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन है 340 ATM प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रहा है एंड देयर यू गो, दिस इज हाउ मिथेनॉल विल बी फॉर्म्ड। अब ये कहाँ गिवन है? ये इक्वेशन चैप्टर 1 में आपको कहीं ना कहीं गिवन है जहां पे वो कंडीशंस बता रहे हैं फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, बट देन दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन दिस वे एज वेल, सो यू रियली नीड टू नो हाउ दिस इज बीइंग डन। ओके, चलिए मूविंग ऑन to the next one. Next one says formation of slaked lime. Now if you don't know what slaked lime is, how will you form it? So again at this point of time the first thing that you need to know is कि slaked lime होता क्या है? That's calcium hydroxide. अब calcium hydroxide है, so from there you can still figure out what the reactants can be, right? Calcium oxide जिसे हम quick lime भी कहते हैं, it's reacting with water to form calcium hydroxide plus a lot of heat is being given. That means this reaction is exothermic. Heat release हो रही है तो reaction कैसा हुआ हमारा? ये exothermic. Thermal decomposition of ferrous sulfate. Now over here I have given you this term thermal, so you know कि ये तो heat की presence में हो रहा है. But maybe in the exam they just give you decomposition of ferrous sulfate. You need to know that that decomposition is going to take place in the presence of heat. It's going to be thermal. ठीक है, बुक में एक ही इक्वेशन है, but my suggestion to you is इसको 2 steps में लिखना। Here you have ferrous sulfate in the hydrated form. पहले जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो पहले वो हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में जाएगा, मतलब पहले वो ग्रीन क्रिस्टल से वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा फर्दर हीटिंग पे, दैट इज Fe2O3 आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। Now in the book you might see that there is just one equation, but again as I told you actually में पहले क्या हो रहा है, ग्रीन क्रिस्टल से
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो रहा है, द ग्रीन कलर इज डिसअपियरिंग, इट्स बिकमिंग वाइट इन कलर, देन फर्दर decomposition is taking place of this white substance, that is anhydrous ferrous sulfate, and you see reddish brown ferric oxide being formed, and you will see gases also that are being released, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Chaliye, moving on to the 9th equation. Again, I've given you thermal over here so that you know that this is a thermal decomposition happening. यहाँ पे भी we've put heat sign, ठीक है, दोनों जगह हीट साइन है, थर्मल है, हीट की प्रेजेंस में है, बट इन द एग्जाम इफ दे जस्ट गिव यू decomposition of calcium carbonate, it goes without saying that by now you should know that it's thermal decomposition. Calcium carbonate in the presence of heat will break into calcium oxide and carbon dioxide. Next is thermal decomposition of lead nitrate. Remember, this is also thermal, taking place in the presence of heat. So it's PbNO3 whole twice. That is your lead nitrate. In the presence of heat will give you lead oxide. Brown fumes of nitrogen dioxide will also be released, and colorless oxygen gas will also be released in this case. So 10 equations are done. If you're thorough with these 10, फटाफट से quickly hit the like button. I should see the energy in the chat. Now this entire session that you can see over here, ये specially आपके लिए एक recorded way में plan करा गया है ताकि आप फटाफट सारी equations जो है revise कर सको. फटाफट से revise करने के बाद if you want आप उसको 1x 2x किसी भी speed पे देख सको ताकि you save time as well. If you know some equation, move on to the next one quickly. Okay? But I hope you're finding it useful, so फटाफट से hit the like button also. Moving on to the 11th one. Now this is photo decomposition. That means it's going to take place in the presence of light. Silver chloride. ठीक है, in the presence of, this is happening in the presence of sunlight. What is going to happen? Silver will be formed plus chlorine. ठीक है, some of the equations I am balancing, some of the equations you can balance on your own. Similarly, photo decomposition of silver bromide. You take silver bromide, again in the presence of sunlight, what's going to happen? Silver and bromine will be formed. So both these equations are happening in the presence of light. Now make sure that you know that this is why silver compounds are stored in dark, because the moment they are exposed to light, क्या हो जाएगा, उनका decomposition हो जाएगा. ठीक है, चलिए next, moving on to the 13th equation. Reaction of aqueous sodium sulfate. Aqueous means this sodium sulfate is basically added to water. We've made a solution of this now. With aqueous barium chloride, क्या हो जाएगा? Double displacement reaction, exchange of ions हो जाएंगे, and in this case it's a precipitation reaction also. So a white PPT of barium sulfate will be obtained, and sodium chloride will remain in the solution. वो आपको solution में ही मिलेगा dissolved form में. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट दैट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर. रस्टिंग ऑफ आयरन. नाउ आयरन reacts with oxygen and moisture to give you rust, that is iron oxide, Fe2O3 dot XH2O. So basically any amount of water could be there, no? ठीक है, तो x थोड़ा वेरिएबल टर्म है यहाँ पे, तभी हमने x लिखा है, नॉट अ पर्टिकुलर नंबर. सो रस्टिंग में आप नोट करते हैं कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स है इवेंचुअली उनके ऊपर एक रस्ट की लेयर, एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है. दैट इज नथिंग बट आयरन ऑक्साइड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट यू नीड टू नो. चलिए, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. सो यू हैव गॉट सिल्वर, वो सल्फर के साथ या सल्फर के कंपाउंड के साथ हो सकता है. यहाँ पे H2S आप मेंशन कर दो. क्या बनाता है? मेनली यू नीड टू नो कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, जो ब्लैक कलर का हो जाता है. तो इसे टार्निशिंग,
जो हमारा सिल्वर है वो टार्निश कर गया, सिल्वर से ब्लैक कलर्ड कंपाउंड में टर्न हो गया. यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ स्पून्स, जो सिल्वर के स्पून्स है वो विद टाइम ब्लैक हो जाते हैं. करोजन ऑफ कॉपर. करोजन ऑफ कॉपर में कॉपर का रिएक्शन आपने कराया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या बन जाएगा? ग्रीन कलर की एक कोटिंग आ जाएगी कॉपर कार्बोनेट की, एंड एक्चुअली ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है. सो आई एम राइटिंग इट दिस वे, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस. प्लीज नोट टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में इट कुड बी सल्फर कंपाउंड्स ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे मैंने खाली सल्फर लिया है, बट H2S या सल्फर कंपाउंड्स आप बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मेजरली वही रिस्पॉन्सिबल है. ओके, नेक्स्ट 17th इक्वेशन. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड. नाउ for this the basic thing that you need to know is metal oxides are generally basic in nature. ठीक है, देखते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं. कॉपर ऑक्साइड, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एन एसिड टू बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या बन जाएगा ये? कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर. नाउ दिस इज अ बेस, this is an acid, this is a salt, this is a water. So in a way neutralization reaction हो रहा है. Not base but a basic substance. Copper oxide is basic in nature. ठीक है? So there you go. From here you can also conclude that metallic oxides are generally basic in nature. Now reaction of metal carbonate with acid. So let's say the metal carbonate is calcium carbonate. Now it's a carbonate, so we know carbon dioxide gas is going to be released. Okay. Reacting with an acid, let's take it to be hydrochloric acid. So salt बन गया आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. Why? Because it was a carbonate. So obviously the gas that is going to be released is going to be carbon dioxide. Next, now that we know that carbon dioxide is being released, the next thing to check is how can we check the presence of this gas? We are saying that it's being released, but how can we observe that change? How can we confirm that it was carbon dioxide only? For that we have a lime water test. So this carbon dioxide that is being released is basically passed through lime water. And what is lime water? It's calcium hydroxide. तो क्या बन जाएगा? हल्का सा मिल्की अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस water. Okay, next is reaction of a metal with a base. So with a base not all metals are able to react, so you need to know कि आप कौन सा यहाँ पे metal ले सकते हो. For example I am taking zinc, base में ले रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या बन जाएगा? Na2ZnO2. What do we call this? This is Na2ZnO2 plus of course H2. This is sodium zincate. Na2ZnO2 is sodium zincate. ठीक है, चलिए 20 इक्वेशंस हो गई हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 21st इक्वेशन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस. नॉन मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटल की ऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल, उसकी ऑक्साइड हो गई लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड. बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यू कैन टेक एनीथिंग ओवर योर. क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस वाटर. व्हाट आई वांट यू टू नोट ओवर योर, यू कैन टेक एनी ऑफ द ऑक्साइड्स. ठीक है, मोस्टली आप नोट करोगे कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है वो एसिडिक इन नेचर है. ये बेस है, ये सॉल्ट बना, ये वाटर बना. नॉट ऑल, but of course mostly you will notice that non-metallic oxides are acidic in nature. ठीक है, चलिए moving on to the 22nd equation, that is chlor-alkali process. बहुत important process है, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है. this year too we are expecting कि किसी ना किसी सेट पे डेफिनेटली इस पे से क्वेश्चन आना ही आना है. we take brine solution. Now what is brine? Sodium chloride in water. So a lot of sodium chloride in water makes your brine solution. अब इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. अब ये जो हाइड्रोजन है ये आपको कैथोड पे मिलेगा एंड जो क्लोरीन है वो आपको एनोड पे. ठीक है, सो
Chlor-alkali process. इसे chlor-alkali क्यों कह रहे हैं? You can see chlorine is being formed. You can see alkali, that is sodium hydroxide, that is being formed. That is why we name this process as chlor-alkali process. Moving on to formation of bleaching powder. Bleaching powder की formation देखते हैं कैसे होती है. ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए आप लोगे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विथ क्लोरीन. नाउ दिस इज गोइंग टू गिव यू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज नथिंग बट योर ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर. ठीक है, सो दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैन टेक प्लेस. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा. Now again, for that you need to know what baking soda is. So कैसे baking soda आप बना सकते हैं? So you will get started with NaCl. You'll basically you'll have to saturate this with ammonia as well. Carbon dioxide पास करोगे, उसे saturate भी करा दो. Okay, I'll write this towards the left so that I can mention it in one single line. Please make sure that all the equations that you write in the exam वो एक single line में ही हो. ठीक है, so थोड़ा सा यहाँ से start करते हैं. NaCl plus water plus carbon dioxide plus you've got ammonia. अब ध्यान से देखो, एक तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है. And what is the other product that is being formed? Sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate, which is nothing but baking soda. Again, I'm emphasizing on the same fact that please make sure that all the equations that you're mentioning in the exam, they are written in a single line. That is super duper important. Why am I saying this? Let's say I write the equation like this. I write the equation like this. NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 gives you NH4Cl, and now I'm not left with space, so I'm coming to the next line and I'm writing NaHCO3. Now this automatically, though what I mean to say is it's on the product side, but the first look gives us a feel that it's on the reactant side and the entire equation goes wrong. Equation को हमेशा एक single line में लिखना है, so I'm erasing this one. Never write it as a double line thing, always in a single line, and your answer sheet will be wide enough for that. Okay, so don't worry. Chaliye, moving on to the 25th equation that we have, preparation of washing soda. Washing soda डेकाहाइड्रेट होता है ना. तो सोडियम कार्बोनेट में आप जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. Now if this comes as a 1 marker you can write this equation, but if this comes as a 3 marker तो आप पीछे देखें. पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका ये जो सोडियम कार्बोनेट है बनेगा कैसे. अब सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे, पहले वहां से आपको सोडियम कार्बोनेट दिखाना पड़ेगा. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आपको एग्जाम में क्या पूछा गया है. इफ इट्स अ 1 marker you can directly mention this equation, but if they expect you to tell कि कैसे वॉशिंग सोडा बना बेकिंग सोडा से, तो पहले बेकिंग सोडा को हम हीट करेंगे, वहां से सोडियम कार्बोनेट मिलेगा. उस सोडियम कार्बोनेट में यू विल ऐड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गेट वॉशिंग सोडा. ओके, चलिए, with this we are done with 25 equations, which means half of the equations we've done. आधी equations हम कर चुके हैं. एक बार जल्दी से, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, what are you waiting for? You can clearly see that this session is super duper important from the exam point of view, from the board's point of view. Quickly make sure that you've hit the like button, and I hope you are noting down all these equations, क्योंकि ऐसे ना देख कर लर्न नहीं होगा. You have to write this down. The moment you will write, you will remember. कोई इक्वेशन नंबर अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जाती हूँ, I need to revise that, keep noting down the number and maybe towards the end you can quickly revise as well. ठीक है, चलिए, ready for the second half now? All right.
Moving on to formation of POP, that is plaster of Paris. अब इसके ऊपर एक बार ध्यान से देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे बनेगा. हमें स्टार्ट करना है जिप्सम से, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और हम उसे हीट कर रहे हैं. 100 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड हीट नहीं करना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं. तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस ऑफ कोर्स you've got water as well. I'll get aside so that you can see. ठीक है, आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा सेपरेट हो गया, हेमीहाइड्रेट अलग हो गया. Now this is what is POP. Reverse equation can also be formed, can also be asked. Formation of gypsum. So of course you will start with POP now. Calcium सल्फेट, हेमीहाइड्रेट में आप वाटर ऐड कर दीजिए. क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट जिप्सम. ये हार्ड मास जो है ये क्या है, दिस इज जिप्सम. नेक्स्ट 28th equation says metal oxide with water. Let's say the metal oxide is aluminium oxide. Let's react it with water. Now you take any of the metal oxides. What you need to know in this is that what is going to be formed. It's a hydroxide that's going to be formed. When you take a metallic oxide reacting with water, तो एक hydroxide बन जाता है. यहाँ पे क्योंकि मैंने aluminium लिया है तो क्या बन जाएगा, aluminium hydroxide. ठीक है, चलिए moving on to amphoteric nature of zinc oxide. Amphoteric nature of zinc oxide, आप ध्यान से देखो. amphoteric 29th 30th equation, both the equation says that we need to mention the amphoteric nature of zinc oxide. एक जगह acidic लिखा है, एक जगह basic लिखा है. So first thing you need to know is what are amphoteric oxides. These are basically oxides that can act as acid also, that can act as base also. दो हमारे पास ऐसी ऑक्साइड्स है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक है, जो आपके सिलेबस में है अभी. नाउ व्हेन दे से द एसिडिक नेचर, दैट मींस जिंक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर बताते हुए आप ये मेंशन करेंगे. अगर यहाँ पे एसिडिक नहीं लिखा होता तो आप दोनों इक्वेशंस मेंशन करते हैं. अगर एसिडिक स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, देन द इक्वेशन वेयरइन द एसिडिक नेचर ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट इज बीइंग हाइलाइटेड, you need to mention that one. So let's get started. Zinc oxide reacting with NaOH. यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है एक बेस के साथ. क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 जो हमारा एक सॉल्ट है, प्लस वाटर. तो इट्स इन अ वे काइंड ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन सेज दैट यू हैव टू हाईलाइट द बेसिक नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड. यही जिंक ऑक्साइड जो ऊपर वाली इक्वेशन में एसिड की तरह काम कर रहा था, नीचे वाली इक्वेशन में बेस की तरह काम कर रहा है. तो उसका रिएक्शन एक एसिड के साथ करा देते हैं. क्या बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर. सो सॉल्ट प्लस वाटर. सो प्लीज अंडरस्टैंड that if they are not mentioning anything, if they are not mentioning acidic or basic, you can easily go ahead and mention both the equations. But if they tell you that highlight the acidic nature of zinc oxide, then obviously you will make it react with a base. If they say that highlight the basic nature of zinc oxide, you will make it react with an acid. तभी तो neutralization होगा. So I hope this is clear. And the same zinc oxide that we have is acting like an acid also, is acting like a base also. That is what are amphoteric oxides. They have the capability to act like an acid also as well as a base. ठीक है, चलिए let's move on. 31st 32nd सेम लाइन्स पे क्वेश्चन बना हुआ है. एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इफ दे डोंट मेंशन एसिडिक बेसिक, यू कैन गो अहेड एंड मेंशन बोथ द इक्वेशंस. But since यहाँ पे mentioned है, we'll go according to what is being asked. Amphoteric nature of aluminium oxide. Here they are saying mention the acidic nature. So let's say aluminium oxide. अगर वो चाह रहे हैं कि हम इसका acidic nature mention करें, that means we have to react it with a base. So let's take it NaOH. This becomes NaAlO2, sodium aluminate.
plus H2O. Next equation, your 32nd equation says that we have to highlight the basic nature now. Aluminium oxide, here it's acting as a base. That means it's going to react with an acid like hydrochloric acid to form aluminium chloride, that's a salt, plus water, and there you go. So these 4 equations are super important. ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं. बस कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कौन सी इक्वेशन लिखनी है. Let's say they say the acidic nature. Sometimes kids write both, sometimes kids just mention this one, the second one. So understand the question properly. If they are just saying prove that aluminum oxide is amphoteric in nature, you need to mention both the equations. If they say how aluminum oxide behaves like an acidic oxide reacted with the base, how aluminum oxide behaves like a basic oxide, reaction will happen with the acid then. Okay, so understand the question, that is super duper important. चलिए, non-metal with oxygen सबसे cute equation है. Let's say the non-metal is carbon reacting with oxygen. तो ये क्या बन जाएगा? This will be carbon dioxide. Okay, non-metallic oxide with water. So non-metallic oxide हमारी अभी हमने ऊपर देखा, non-metal की oxide क्या हो गई? Carbon dioxide ही हो गई. It's a non-metallic oxide reacted with water. So जब आप non-metallic oxide का reaction water से कराओगे तो क्या बनेगा? Acid बन जाएगा. इस केस में कौन सा बन रहा है? Carbonic acid, H2CO3. What is being formed? Carbonic acid. ठीक है, चलिए, moving on to 35th equation now. Let's see what this equation is asking us. Reaction of a metal with cold water. Now if they say that the metal is reacting with cold water, तो आप सोडियम का रिएक्शन दे सकते हो, पोटेशियम का दे सकते हो, कैल्शियम का दे सकते हो. इन तीनों में से किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो. फॉर एग्जांपल, लेट्स सी यू टेकिंग सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बना दीजिए, NaOH plus H2 plus a lot of energy is being released. I'll write it properly. ठीक है, now this is highly exothermic reaction. Next, reaction of a metal with hot water. Now the moment they say hot water, please remember that you have to give the example of magnesium metal reacting with hot water. So again, corresponding hydroxide, it's going to be magnesium hydroxide plus hydrogen. Okay, this reaction is also, see, all these reactions, when we say a metal is reacting with water, the reactions are exothermic. Only how much exothermic is the reaction, that is going to vary. So reactivity अगर बहुत ज़्यादा है तो highly exothermic and धीरे धीरे वो comparatively कम होता रहता है. Next, 37th equation. Now this equation says reaction of gold with water. अच्छा, यहाँ पे स्टीम का आपको नहीं दिया क्योंकि हम स्टीम का, इफ यू रिमेंबर, स्टार्टिंग में इक्वेशन कर चुके हैं आयरन का, कि आयरन जो है कोल्ड वाटर हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता, स्टीम के साथ करता है. तो एल्यूमिनियम ले लो या जिंक ले लो या आयरन ले लो, वो स्टीम के साथ करेंगे. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट इक्वेशन somewhere, I think in the first 10 equations, so we are not repeating that. Next, we are moving on to the 37th one, which says reaction of gold with water. Reaction of gold with water. अब एक बात सोचो, just give it a thought, is the reaction going to take place or not? Yes or a no? I mean, I hope you all can figure that out कि ये confuse करने के लिए आपको दिया, ये reaction होगा ही नहीं. गोल्ड का रिएक्शन वाटर के साथ होगा ही नहीं. तो अगर ऐसा कुछ आता है एग्जाम में, टू कंप्लीट द रिएक्शन, प्लीज नोट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट गिव यू एन इक्वेशन वेयर इन नो प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म, नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, मेनी पॉसिबिलिटीज. हो सकता है रिएक्शन विल टेक प्लेस, प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, जो हमने अभी तक किया था 36th इक्वेशन तक. 37th में नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो इसको भी दिमाग में लेकर चलना है कि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ
मर्क्यूरी फ्रॉम सिनेबार। नाउ यू नीड टू नो कि सिनेबार किसका ओर है। मर्क्यूरी का ओर होगा, कौन सा ओर है, Hgs, सल्फाइड ओर है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बन जाएगा। अब बहुत रिएक्टिविटी कम है तो आपको सिर्फ हीट करने की जरूरत है। यू हीट इट, यू विल गेट मर्क्यूरी एंड यू विल गेट ऑक्सीजन। सो यू एक्सट्रैक्टेड मर्क्यूरी फ्रॉम सिनेबार। ठीक है, इफ दिस क्वेश्चन कम्स यू नीड टू मेंशन बोथ द इक्वेशंस इन द एग्जाम। खाली एक इक्वेशन नहीं, आपको दोनों इक्वेशंस मेंशन करनी पड़ेंगी। इवन इफ इट इज अ 1 मार्कर, दैट मीन्स ईच इक्वेशन विल कैरी हाफ अ मार्क। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द 39th इक्वेशन एंड 40th इक्वेशन। सो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये टैबुलेट करने को भी आ सकता है, डिफरेंस इक्वेशंस भी पूछ सकते हैं, किसी भी वे में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। लेट्स से आई टेक जिंक सल्फाइड हियर। सो सल्फाइड ओर्स का हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। लेट्स टेक आई टेक जिंक कार्बोनेट ओवर। नाउ कार्बोनेट ओर्स का हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। यू नीड टू नो कि रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप हीट कर रहे हो, कैल्सिनेशन में आप एब्सेंस या बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हो। सो आई एम टेलिंग यू द डिफरेंसेस अलोंग साइड। ओके, सल्फाइड और कार्बोनेट और, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो टू डिफरेंसेस अगर हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की बात करें, एक तो वो सल्फाइड ओर के लिए है एंड कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर। रोस्टिंग इज बीइंग डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन में हम ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। Okay, so I hope these two equations are also crystal clear to all of you. 40 equations done everyone, last 10 equations to go, so very well done. अभी तक आप लोग बहुत पेशेंस के साथ एक एक इक्वेशन को नोट करते आ रहे हैं, ऐसे ही करो, ये एफर्ट, ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। दिस वन सेशन आई वुड से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। अभी तक हमने कितने भी सेशंस करे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक सेशन में आपको सारी इक्वेशन, सारी रिविजन एक साथ हो रही है और कोई भी इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछेंगी वो इनमें से ही होंगी। अब तो अगर आपने अभी लेट्स से 45 मिनट्स लगाकर ये अच्छे से समझ लिया तो कम से कम आपके केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं, जो 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आपकी आनी है, उसी में ही 7 to 8 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा, विच इज अ लॉट, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन to the 41st equation that we have, reduction of metallic oxide using carbon। अब हम जिंक ऑक्साइड तक तो पहुंच गए थे, उससे कार्बन से रिड्यूस कर देते हैं, हम कोक की फॉर्म में ले रहे हैं। we'll get metallic zinc plus CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्माइट रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। you've got आयरन ऑक्साइड और अब इसका रिएक्शन एक एल्यूमिनियम, एक मेटल एल्यूमिनियम के साथ करा रहे हैं जो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस अ लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट। इतना हीट मिलता है कि ये जो आयरन बन रहा है ये मोल्टन फॉर्म में बनता है। आयरन वी नो कि वैसे तो सॉलिड होना चाहिए था, है ना, बट इतनी हीट निकल जाती है इस रिएक्शन में कि जो आयरन है वो मेल्ट कर जाता है, वो हमें मोल्टन फॉर्म में मिलता है। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन जो है, वी आर यूजिंग दिस रिएक्शन टू जॉइन यू नो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स और रेलवे ट्रैक्स, इन सबको ज्वाइन करने में यूज हो रहा है। इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे यू कैन नोटिस डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस, ऑल्सो रिडॉक्स भी है ये। ओके, चलो मूविंग ऑन to 43rd question, 43rd equation, and 43rd equation says extraction of copper from copper glands। again you need to mention both the equations। पहले आपको और पता होना चाहिए कॉपर सल्फाइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड
लेट्स टेक दिस ऑक्साइड नाउ. क्या हो जाएगा? ये सब आप हीट कर रहे हैं बस. यू जस्ट हीटिंग दीज. कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, बोथ द इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट. ओके, आपके पास एज यू कैन सी क्यूप्रस सल्फाइड से क्यूप्रस ऑक्साइड बना. फर्दर आपने हीट करके उससे कॉपर एक्सट्रैक्ट कर लिया. नेक्स्ट इक्वेशन 44th इक्वेशन से रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड. रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड में आप कोई भी मेटल ले सकते हो जो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के ऊपर हो रिएक्टिविटी सीरीज में, और उसे एसिड के साथ रिएक्ट करा दो. जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. दिस वाज अ वेरी सिंपल वन, नो? सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. नाउ ये सारे कार्बन चैप्टर से इक्वेशंस आ रही हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऐसे चैप्टर से जिससे आप बहुत डरते हो, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर. दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर टू एक्चुअली स्कोर फुल मार्क्स. चैप्टर 1 हमने बहुत बार करा होता है इसलिए वो इजी हो जाता है. चैप्टर 4 हम बहुत कम करते हैं इसलिए आपको लगता है डिफिकल्ट है, क्योंकि वो लास्ट में कवर हुआ होता है, उसकी इतनी रिविजन नहीं हुई होती. बट लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर. सो इस चैप्टर से डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो. यू विल नो द आंसर द मोमेंट यू विल सी अ कार्बन बेस्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम. ट्रस्ट मी. ठीक है, चलिए. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, लेट्स से इथेनॉल, क्योंकि हम इथेनॉल और इथेनॉल के एसिड की मेजरली बात कर रहे हैं. CH3 CH2OH. ठीक है, अब इसको ऑक्सीडाइज करना है तो आप यूज करेंगे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एंड ऑफ कोर्स हीट भी करना है साथ में आपने इसे. यू कैन ऑल्सो यूज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी आप यूज कर सकते हैं. दैट्स ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का ही एसिड बनेगा, CH3COOH. we've got 2 कार्बन 2 कार्बन. ठीक है, इससे आपको ध्यान रहेगा कि कितने कार्बन का एसिड बनने वाला है. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर द सेम, बस वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं. सो देयर यू गो. This is how oxidation of alcohol takes place. From ethanol, you've got ethanoic acid. Combustion of methane, again, this is a hydrocarbon. ठीक है, इसका रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट. सो हीट एंड लाइट भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, कंबस्चन रिएक्शन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है. देखो, मीथेन का रिएक्शन बर्निंग के वे में भी था, नेचुरल गैस को बर्न किया था, उस वे में भी पूछा जा सकता है. कंबस्चन के वे में भी पूछा जा सकता है. इक्वेशन इज गोइंग टू बी द सेम. इट्स जस्ट दैट द क्वेश्चन फॉर्मेशन, द वे क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज बीइंग ट्विस्टेड हियर एंड देयर. इक्वेशन इन बोथ द केसेस दैट इज गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, चलिए. Moving on to the 47th equation now. Formation of sodium ethoxide. अब ये कैसे बनेगा जब सोडियम का रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा? Let's say it's CH3 CH2OH. क्या बन गया? CH3. This is going to be CH3 CH2ONA. That is sodium ethoxide plus hydrogen. Okay, so this is how sodium ethoxide is being formed. सोडियम का रिएक्शन आपने अल्कोहल के साथ करा दिया तो सोडियम इथॉक्साइड बन गया. इथ क्यों? क्योंकि 2 कार्बन का लेना है हमें, तभी मैंने इथेनॉल लिया है. So that's how you actually understand which alcohol to take. कोई भी ले सकते थे अल्कोहल तो, बट मुझे पता है इथॉक्साइड बनाना है. इथ मतलब 2 कार्बन का, तो इसलिए मैंने अल्कोहल भी 2 कार्बन का लिया. नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. सो we've got CH3 CH2OH. डिहाइड्रेशन करना है, वाटर निकालना है, that means we need a dehydrating agent. तो take hot concentrated sulfuric acid. This sulfuric acid is going to take away water from ethanol. तो क्या हमारे पास बन जाएगा?
CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन प्लस वाटर. अब एक्चुअली में इसको बेटर वे लिखने का ये है, क्योंकि डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है? कार्बन के बीच में आ रहा है. देखो है दोनों ही इथीन. आई हैव जस्ट चेंज द रिप्रेजेंटेशन. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, द ब्लू वन इज, आई मीन यू लुक एट इट एंड यू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एन एल्कीन. ठीक है, और उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी अटैच्ड है. क्लियर? बट बहुत बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार इसके मार्क्स नहीं कटते, कई बार कट भी सकते हैं. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दिस वन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट 2 इक्वेशंस. लास्ट 2 इक्वेशंस हैं. जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से जल्दी से सेशन को हम लाइक कर देंगे. Quickly hit the like button for the session if you've not hit the like button yet, and I'll get aside so that you can see the equation that's being written over here. Also, if you've missed a very important session that we planned for all of you, there was a session on everything in one go, where all the colors, all the ores, all the alloys were being given to you in one single video. So the link for that video is there in the description box. Go ahead, watch that video as well. जैसे ये 50 इक्वेशंस आप एक गो में कर रहे हो, वैसे ही सारे कलर्स, सारे अलॉयज, सारे ओर्स एक साथ आपको एक वीडियो में रिवाइज करने को मिल सकते हैं. उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है. सो गो हेड, वॉच दैट वीडियो एज वेल. छोटी सी वीडियो है, प्यारी सी वीडियो है, यूजफुल वीडियो है. फटाफट से उसको 1x 2x पे देखकर मेक श्योर दैट यू नो ऑल द कलर्स, यू नो ऑल द कॉम्पोजिशंस, एंड यू आर ऑल सेट टू गेट फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री. ठीक है, चलिए. I hope all of you hit the like button. Yes? Are you ready for the last 2 equations? I hope you are. Moving on to 49th equation and 50th, esterification and saponification. N number of times students have asked, ma'am, ये equation क्या है? So, let's have the final 2 equations. Esterification में ester form होता है. अब ester form होने के लिए आप acid लीजिए, CH3 COOH, एसिटिक एसिड ले लिया, इथेनॉल के साथ उसका रिएक्शन करा दीजिए, CH3 CH2OH. So you can take any acid with any alcohol, but since in your syllabus you've got ethanoic acid and ethanol, we are taking the same. But you can take any acid, you can take any alcohol, you react them in the presence of an acid, which is going to act as the catalyst also over here. Water भी separate कर देगा, catalyst की तरह भी काम करेगा. क्या बनेगा? एस्टर. CH3 COO CH2 CH3 plus H2O. Okay, so ethyl acetate is the ester that is being formed over here. Now what is saponification? In saponification all you have to do is, in a way, आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ये रिवर्स हो रही है. एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का. तो CH3 COO CH2 CH3 आपने एस्टर लिया, उसका एल्कलाइन मतलब एक एल्कली की प्रेजेंस में आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस CH3 COONA. I'll get aside. क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है तो आपको एसिड की जगह पे सोडियम एसिटेट मिल रहा है, मतलब एसिटिक एसिड की जगह पे यू आर गेटिंग सोडियम एसिटेट. ठीक है, सो दैट इज एस्टेरिफिकेशन ओवर देयर. दिस इज सपोनिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन में एस्टर फॉर्म हो रहा है एंड सपोनिफिकेशन में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रही है उस एस्टर की, एंड यू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड सोडियम एसिटेट और whatever acid you've taken basically. ठीक है, उसके बेसिस पे you can make the products. And with this we are done with 50 equations that you cannot miss for your upcoming science board exam 2023-2024. I hope you found this session to be super useful. जल्दी से, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है,
फटाफट से हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो इफ यू न्यू, और अभी आप पहली बार ये सेशन देख रहे हो, पहली बार चैनल पे आए हो, सो बेटा रोज कोई ना कोई इंपॉर्टेंट, रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सेशन अभी होने वाला है. Quickly subscribe, quickly make sure that you're a part of the family, and quickly start working hard for your upcoming science exam. Now, let me know in the comment section, मुझे comment section में ज़रूर बता के जाना, how did you find the session? अगर useful लगे, अगर आपको useful लगा है, then a similar session I have in mind, we'll come up with that as well. So do let me know how did you find the session. If it's useful, we can have more sessions wherein we share with you some condensed information in one go, so that आपका टाइम सेव हो, आपकी एनर्जी सेव हो, और आपके मार्क्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते जाएं. So thank you so much everyone for joining. I hope you hit the like button. I hope आपने सब्सक्राइब कर लिया है, and I hope आपको सेशन यूजफुल लगा हो. Do post, do let me know सेशन कैसा था. Do let me know if there's anything else that you want कि मैम ये वाला सेशन करा दीजिए बोर्ड एग्जाम से पहले. Whatever you want to communicate, use the comment section and let us know. And yes, definitely we'll act on that. Thank you for joining. All the very best. I'll see you super soon. Take care. Bye-bye.